नमस्कार, मैं सुशील सिंह। द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम लोग इतिहास जीएस के इतिहास सेगमेंट में अगली कक्षा की तरफ चलते हैं। आइए देखा जाए। पीछे हम लोग मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग अशोक को पढ़ते हैं। अशोक, सम्राट अशोक एक लगभग 273 बीसी से लेकर 269 बीसी सॉरी 232 बीसी तक, ठीक है, इनका कार्यकाल है। ठीक, आइए। अशोक का राज्यारोहण जो है 269 बीसी में होता है। ठीक है, तो आप ये देखें इसका राज्यारोहण जो है, राज्यारोहण राज्यारोहण 269 बीसी में बीसी, ठीक है। तो राज्यारोहण 269 बीसी में होता है, इसका कार्यकाल 273 है। तो लगभग 4 वर्ष का जो है, 4 वर्ष का जो ड्यूरेशन है इसके बीच में राज्यारोहण और, ठीक है, उसके कार्यकाल में, ये दर्शाता है कि अशोक के राज्यारोहण के बीच कुछ न कुछ अव्यवस्था का काल था। इतिहासकार यहाँ बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो है तमाम प्रकार के विचार हैं। जैसे कुश सिंघल अनुश्रुतियाँ कहती है कि 99 भाइयों का हत्यारा है। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह से आप इतिहासकारों को देखेंगे जो इन्हें हत्यारा बताता है। कुछ लोग कहते हैं अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया। तो कुछ भी हो, ठीक है, वो विद्वानों का अपने मत है, लेकिन कुछ भी हो, 2273 से लेकर 269 में इसका राज्यारोहण हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात ये कहा जा सकता है कि 4 वर्ष जो है अव्यवस्था के रहे, अव्यवस्था अव्यवस्था के रहे। ठीक है, 4 वर्ष। ठीक है, अब उसका प्रॉपर रूप से आप देख रहे हैं 269 बीसी में इसका राज्यारोहण हो रहा है। ठीक है, 269 बीसी, और यहीं से फिर इसका कार्यकाल, ठीक है, आप देखेंगे कि 269 में राज्यारोहण हो रहा है। और इसी राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ता है। कलिंग कलिंग का युद्ध लड़ता है, और कलिंग के युद्ध आप देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कलिंग का युद्ध का चर्चा करते हैं। ठीक है, 261 बीसी में। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं राज्यारोहण इसका हो गया 269, और इस अशोक की उपाधियां क्या क्या थी, उपाधि। ठीक है, तो आप ये देखेंगे अशोक की उपाधि जो है इसे कहा जाता था देव नाम प्रियदर्शी। किन अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है यहां से आपसे चर्चा होगा, तो ध्यान रखिएगा। अशोक का जो अभिलेख है यहां पे है कर्नाटका, कर्नाटका। यहां पे आप देखेंगे उदय गोलान, उदय गोला, नेट्टूर, नेट्टूर और मास्की, मास्की, ये है कर्नाटका में। ठीक है, उदय गोलान, नेट्टूर और मास्की। और यहां एमपी में आप देखेंगे गुर्जरा। इन्हीं अभिलेखों से में अशोक नाम मिलता है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। तो अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी था, लेकिन अशोक कहां पे लिखा गया है, तो एमपी के गुर्जरा में और कर्नाटका के उदय गोलान, नेट्टूर और मास्की अभिलेखों में। ठीक है, इसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, एक और अभिलेख मिलेगा मरणोत्तर काल में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें उसका नाम अशोक लिखा गया। ठीक है, तो इन अभिलेखों में अशोक नाम की चर्चा मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके 8 वर्ष बाद राज्यारोहण के 261 बीसी में। ठीक है, कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध कहां पे होता है, ध्यान रखा जाए।
आई। देखिए ये मगध है, पाटलिपुत्र, और यहां से एक उड़ीसा में है कलिंग। कलिंग उड़ीसा में। यहां 261 बीसी में अशोक एक भीषण युद्ध करता है, कलिंग का युद्ध। ठीक है, कब? 261 बीसी में, 8 वर्ष बाद, अपने राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद। राज्यारोहण कब है? 269 बीसी में। ठीक है, कहां? मगध में। ठीक, तो कलिंग में ये युद्ध करता है और भीषण नरसंहार करता है। ठीक है, तो भीषण रक्तपात से ये द्रवित हो जाता है और युद्ध ना करने का निर्णय लेता है। कहां पे? कलिंग। इसकी चर्चा किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है अशोक के। ठीक, तो आप ये देखेंगे यहीं पे वो युद्ध ना करने की निर्णय लेता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? तो आप देखिए अशोक जो है पहले शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। कौन कह रहा है? कल्हड़ कह रहा है। ठीक है, कल्हड़। कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है ये शैव धर्म का अनुयायी था। और यहां पे इसने क्या किया था? श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर, ठीक है, और यहां नेपाल की तराई में देवी पाटन नामक नगर की स्थापना किया था अशोक ने, और ये प्रारंभ में शैव था। ठीक है, बौद्ध कैसे हुआ? तो आप देखेंगे उपगुप्त तथा कुछ साहित्य के माध्यम से निग्रोंध को भी माना जाता है। ठीक है, तो उपगुप्त या निग्रोंध के द्वारा जो है ये बौद्ध भिक्षु हैं, इनके द्वारा ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रामाणिक उपगुप्त ही है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों देखिए। उपगुप्त द्वारा जो है ये बौद्ध धर्म में दीक्षा लेता है। ठीक है, और ठीक है धम्म नीति का प्रसार करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं धम्म नीति का ये प्रसार करता है। धम्म नीति क्या है? धम्म नीति वस्तुतः ये कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। धर्म नहीं है क्या? सामाजिक आचार संहिता है। संहिता जो जो सहिष्णुता, करुणा और नैतिकता पे आधारित है। नैतिकता पे आधारित है। आधारित है। जो सहिष्णुता, करुणा और नैतिकता पे आधारित एक क्या है? धार्मिक सामाजिक जो है आचार संहिता है, ना कि धर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो धम्म नीति का जो प्रचार करना है, इसका प्रचार कहां कहां कराता है अशोक? तो आप ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में ये भेजता है संघमित्रा को, संघमित्र, और भेजता है महेंद्र को। धम्म नीति के प्रचार के लिए श्रीलंका में ये क्या करता है? ये संघमित्रा को भेजता है और भेजता है ये महेंद्र को। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे हिमालय वाला क्षेत्र में और चाइना क्षेत्र में मध्यम को भेजता है, मध्यम, और कश्मीर और गांधार वाले रीजन में मध्यांतिक को भेजता है, और यूनान वाले रेंज में महारक्षित को भेजता है। रक्षित कहां पे? यूनान में। ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में महाधर्म रक्षित को भेजता है, धर्म रक्षित। इस तरह से आप देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए
कई देशों में धम्म नीति द्वारा जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया। पूछा जाता है चाइना या तिब्बत में किसे भेजता है, ठीक है, तो मध्यम को, मध्यांति को कहां भेजता, कश्मीर गांधार क्षेत्र में। यूनान में किसे भेजता है, तो यूनान में आप देखेंगे महारक्षित को भेजता है, और महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित। और आप देख रहे हैं संघमित्रा और महेंद्र कहां गए हैं, श्रीलंका में। इस धम्म नीति का प्रचार करता है। तो बौद्ध धर्म के या धम्म नीति के प्रचार के साथ साथ ये और धर्मों को प्रश्रय दिया। आइए देखते हैं किन धर्मों को। आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं दान में दिया। कहां पे, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी जो है, पहाड़ी बिहार में है, बराबर की पहाड़ी, यहां पे आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनवा के दान में दिया। जैसे विश्व झोपड़ी, झोपड़ी, कर्ण चौफट, सुदामा, ऐसी गुफाओं का दान क्या अशोक कर रहा है, आजीवक संप्रदाय। यही चीजें उसे धर्म सही शासक के रूप में बताती हैं, ठीक है। और इसका एक पौत्र भी था, दशरथ, दशरथ, इसने भी आजीवक संप्रदाय के लिए नागार्जुन की पहाड़ियों में, नागार्जुन की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में गुफाएं दान में दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का इसका पौत्र दशरथ तथा अशोक, ठीक है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए ये पहाड़ियां बना के दान में दिया था, ठीक है। तो आप ये चीज देखें, और आप देखेंगे कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो है बृहद्रथ। अंतिम शासक जो है वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ है, और इसकी हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग। और इसी के साथ, और इसी के साथ मौर्य वंश का समापन हो जाता है, ठीक है। तो बृहद्रथ की हत्या के साथ मौर्य वंश का समापन हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, मौर्य वंश में आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासकों को आपने देखा, और अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ को देखा, जिसे पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या किया जाता है, और इसी के साथ मौर्योत्तर वंश की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं मौर्यकाल शासन से संबंधित। मौर्य प्रशासन, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। यहां की जो प्रमुख मुद्रा है वो है पण। मौर्य काल की जो प्रमुख मुद्रा है वो है पण। इस काल में जो व्यापार होता था वो होता था गुजरात के बेरी गाजा से, बेरी गाजा या खड़ौच नामक बंदरगाह से, खड़ौच नामक बंदरगाह से यूरोप में होता था, ठीक है। और आपको देखना है कि यहां मृत्युदंड के लिए, ठीक है, यहां पे चोरी के लिए मृत्युदंड की सजा थी। तो मृत्युदंड देने वाला कौन सा शासक था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के शासक, ठीक। यहां जनगणना की शुरुआत आपको दिखाई देगी मौर्य वंश में, ठीक है। ये सब चीजें यहां बदलाव, गुप्तचर के रूप में आप देख लीजिए, गुप्तचर दो तरीके के गुप्तचर थे, संस्था और संचरा। संचरा, संस्था मतलब एक जगह रह के सूचनाओं को कलेक्ट करना, ठीक है, ऐसे गुप्तचर संस्था कहलाते थे, संस्था टाइप में थे। और संचरा जो चलायमान थे, इधर उधर घूम टहल के सूचनाओं को भेजते थे, ठीक है। इनका काम ये संस्था और संचरा, ठीक है। और इनका जो मेन जो गुप्तचर था उसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। और इसका जो विभाग था, गुप्तचर विभाग, ठीक है, इसे महामात्या सर्व कहा जाता था,
मात्या सर्प कहा जाता था, महामात्या सर्प कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये गुप्तचर व्यवस्था, इसके पहले गुप्तचर व्यवस्था कहां आपने देखा, वैदिक काल में गुप्तचर को कहा जाता था स्पस, ये वैदिक काल का गुप्तचर था। इसके बाद आप आ गए मौर्य काल के गुप्तचर में संस्था संचरा, गूढ़ पुरुष, महामात्या सर्प उसके विभाग को। यही चीजें आगे हम लोग मिलेंगे। बलवन के काल में वरीद कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मुनहियान कहा गया, ठीक है। और जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे वाक्या नवीश कहा गया, ठीक है। अभी प्रॉपर आप देखते हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह इस तरह से संस्थाएं गुप्तचर विभाग में हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका एक क्रम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, संस्था और संचरा इस तरह से। आइए अब इसके कुछ विभाग हैं, जैसे कौटिल्य ने क्या कहा था, 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों की चर्चा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए। समाहर्ता, हर्ता, सन्निधाता, सन्निधाता। अब देखिए समाहर्ता मतलब राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी, राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी। दूसरा समाहर्ता, सन्निधाता, इसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था, कोषाध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, समाहर्ता मतलब समा को हरने वाला कह लीजिए, मतलब राजस्व को, टैक्स कलेक्टर जिसे कहा जाता है, इकट्ठा करने वाला, ठीक है। ये हो गया समाहर्ता। और सन्निधाता धरने वाला मतलब कोषाध्यक्ष, जहां पे टैक्स जमा किया जाता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। इन दोनों क्वेश्चन आते हैं और यही दोनों में बच्चे जो है विभेद नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा, हर्ता मतलब ये टैक्स को कलेक्ट करने वाला, और धर्ता मतलब या धाता मतलब रखने वाला, कोषाध्यक्ष, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आप देख लीजिए दक्षिणाध्यक्ष, ठीक है, सिक्कों की जांच, दक्षिणाध्यक्ष, ठीक है, टकसालों का प्रमुख होता था। पणयाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का, ठीक है, प्रमुख होता था, ठीक। और आप देखेंगे सूनाध्यक्ष बुचर खाने का प्रधान था, ठीक है। इस तरह से सीताध्यक्ष राजकीय भूमों का संरक्षक था। अश्वपटलाध्यक्ष लेखागार प्रमुख था, ठीक है। शुल्काध्यक्ष, इस तरह से आप देखेंगे शुल्काध्यक्ष, ठीक है, वाणिज्य व्यापार से संबंधित था, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे रूप दर्शक सिक्कों की जांच करने का अधिकारी था। दौवारिक था, ये क्या था, ये महल की देखरेख करने वाला था, ठीक है। अंतःपाल दुर्गों की, ठीक है, रक्षा करने वाला। तो ये इस तरह के तमाम टर्म आएंगे, जैसे कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, वन विभाग का अधिकारी होता था, वन विभाग का अधिकारी, ठीक है। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अधिकारी था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का, ठीक है, पासपोर्ट विभाग का अधिकारी। पासपोर्ट विभाग का अधिकारी, ठीक है। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अधिकारी, ठीक है। ये हो गया सन्निधाता। और हम लोग देख लेते हैं मौर्य काल की जो कलाएं थी, ठीक है, मौर्य काल की जो कला थी, कला देखेंगे स्तंभ कला। स्तंभ जो थे ये मौर्य काल की सबसे विशिष्ट कलाकृति थी, ठीक है। स्तंभ लेख जो थे, जो स्तंभों पे पाए गए हैं स्तंभ लेख, ये मौर्य काल की विशिष्ट कला थी, विशिष्ट कला। और जो विशिष्ट मूर्ति मिली है वो यक्ष यक्षिणी की मिली है, यक्ष यक्षिणी, ठीक है। विदिशा बेस नगर से, एमपी में है विदिशा, विदिशा बेस नगर,
तो बेस नगर से जो मिली है मूर्ति यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो मौर्य काल की जो प्रमुख कलाकृति है वो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहां से है, बेसनगर। लेकिन जो विशिष्ट कला है वो स्तंभ लेख है। ठीक है, सबसे उत्कृष्ट कलाकृति क्या है, स्तंभ लेख माने जाते हैं। लेकिन यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है किस काल से है, मौर्य काल से है, और ये विदिशा वेशनगर की है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आप देखते हैं महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट दिखाई देगी। ठीक है, कौटिल्य जो है महिलाओं को अनिष्कासनी कहा है, संभ्र अनिष्कासनी, महिलाओं को अनिष्कासनी कहा है, मतलब संभ्रांत घर की जो महिलाएं थी वह बाहर ना निकलने वाली बताया है। तथा दासों के लिए 9 प्रकार के दासों का चर्चा करता है, 9 प्रकार के दासों की चर्चा करता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे दास व्यवस्था भी दिखाई देती है और 9 प्रकार महिलाओं की स्थिति क्या है, थोड़ी गिरावट भी दिखाई देती है यहाँ पे मौर्य काल में। और इस काल की प्रमुख मुद्रा क्या है, पर्ण। ठीक है, इन चीजों को आपने देखा। और आप देख लीजिए इस काल में देखिए पाटलिपुत्र से उत्तरापथ ये तक्षशिला तक ये कहा गया उत्तरापथ, उत्तरापथ। और दक्षिणापथ जो है श्रावस्ती पैठण महाराष्ट्र में, इसे कहा गया दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। तो उत्तरा पक्ष और दक्षिणापथ जैसे जो है सड़क का निर्माण मौर्य काल में होता है। कहां से कहां तक उत्तरापथ, पाटलिपुत्र से तक्षशिला। आपने देखा महाजनपद काल में तक्षशिला किसकी राजधानी थी, गांधार की राजधानी। ठीक है, तो यही तक्षशिला जहां चाणक्य वगैरह जो है यहाँ के शिक्षक थे, ठीक है, वहां से लेके पाटलिपुत्र। और यही उत्तरापथ आगे चल के सड़क आजम के नाम से जाना जाएगा शेरशाह सूरी के काल में, फिर आगे चल के ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो शेरशाह सूरी के समय में होगा, इसका निर्माण सबसे पहले कहां हो रहा, उत्तरापथ का, मौर्य काल में। ठीक, ये हो गया उत्तरापथ और दक्षिणापथ। महिलाओं की स्थिति में आप ये भी देखिए रूपा जीवा, रूपा जीवा, रूपा जीवा ऐसी महिलाएं थी जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने का जो है साक्ष्य पाया जा रहा है रूपा जीवा के रूप में। ठीक है, तो बकायदे ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, ऐसी महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है। और इन लोगों का प्रयोग जो है गुप्तचर के रूप में भी होता था। ठीक है, तो आप ये देखिए मौर्य काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है, और आपने देख लिया राजनीतिक स्थिति भी हमने पहली बार चर्चा कर लिया, और उनके कलात्मक पक्ष के बारे में चर्चा हो गई। ठीक है, तो मौर्य वंश यहीं तक, आगे हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, ठीक है, और उत्तर काल आप देखेंगे लगभग आप देख रहे हैं 200 बीसी से लेकर 200 एडी तक, एडी तक लगभग 400 वर्षों तक का मौर्योत्तर काल। ये ऐसा काल होगा भैया जहां पे 2 तरीके का शासन आपको दिखाई देगा। एक तो विदेशियों का आक्रमण, क्योंकि मौर्य वंश का समापन हो चुका है, तो कुछ देशी राजवंश आपको दिखाई देंगे और कुछ विदेशी राजवंश। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला देशी राजवंश, देशी राजवंश, और दूसरा विदेशी राजवंश। विदेशी राजवंश, ठीक है। देशी राजवंश में आप पढ़ेंगे सबसे पहले शुंग वंश, शुंग वंश, इसके बाद पढ़ेंगे कर्ण वंश, फिर आप पढ़ेंगे
सातवाहन वंश, और फिर आप पढ़ेंगे वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। विदेशी राजवंशों में आप देखेंगे सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक आते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे शक आएंगे, फिर आप देखेंगे पहलो आएंगे, पहलो, और फिर आप देखेंगे कुषाण, कुषाण वंश। तो आप इस तरह से देखेंगे, विदेशियों का क्रम याद कर लीजिए, इंडो ग्रीक या हिंद एवन इसे कहा गया है, शक, पहलो और कुषाण, ये विदेशियों का शासन होगा लगभग पश्चिमी भारत पे, और ये देशी राजवंश हैं शुंग, कर्ण और शातवाहन, ठीक है, शुंग, कर्ण और शातवाहन, ठीक। तो हम लोग आज इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देशी राजवंश शुंग वंश, कर्ण, सातवाहन को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।